हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके संग एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि जो उत्तराखंड बोर्ड के जो पेपर्स जो है वो कोरोना पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो गए थे, जो है आगे बढ़ा दिए गए थे, उनकी नई डेट शीट जो है रिलीज़ हो गई है। और ये पेपर्स अब जो है 21, 22, 23 जून के आसपास होने हैं। और इसमें जो बायोलॉजी इंटरमीडिएट का जो पेपर है वो 22 जून को इवनिंग शिफ्ट में होना है। क्लियर? इसके अलावा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे डिस्कस किया था या आप लोग से जब मेरी बातचीत हुई तो आप लोगों ने कहा कि सर भाई बहुत टफ चैप्टर है क्लास 12th में, वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा ईज़ करने की। लेकिन इसके लिए आपको जो है हमने जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि 12 लेक्चर्स मैंने बनाए थे उनको आपको थोड़ा बारीकी से देखने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ पर जो उसका जो मॉलिक्यूलर इनपुट होगा वो जो है आगे आपके बहुत काम आने वाला है। क्लियर? अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें और इस समय जो पूरी दुनिया में एक स्थिति बन गई है बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, और इसने लेकिन साथ साथ क्या किया है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप भी जो है ईजाद कर दिए। ठीक है, हाई डिमांड ऑफ वैक्सीन्स की आप कहानी देख रहे हैं इस समय। ठीक है, पूरी दुनिया में जो है वैक्सीन्स की किल्लत हो रही है, उसको जो है उस डिमांड को फुलफिल करने की बात चल रही है। ठीक है, रैपिड टेस्ट किट्स जो का निर्माण हो रहा है, जिसमें RT-PCR हमने पहले पढ़ा है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात हमने करी थी। बहुत सारी ड्रग्स बन रही हैं। आपने देखा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन को जो है इंडिया ने जो है एक्सपोर्ट किया था अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को, और वहाँ से जो है काफ़ी तारीफ भी इंडिया की हुई है। ठीक है, इसके अलावा भी अदर जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इन सब के लिए भी एक साइंस की जो ब्रांच, बायोलॉजी की जो ब्रांच इवॉल्व हो रही है, जो बहुत आगे को जो है जिसका जो ट्रेंड है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है, तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को आपके चैप्टर वाइज NCERT के हिसाब से देखें तो इस चैप्टर को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा है इट्स यूजेस। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर का मैं एक छोटा सा पार्ट आज लूँगा, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है और टेक्निकल टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको क्लियर करेंगे। अभी अगर मैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB की डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी है उसके हिसाब से जाऊँ तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स एंड द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब हुआ इसका कि बायोटेक क्या है, ये इंटीग्रेशन है एक प्रकार का। ठीक है, एक समन्वय है किसके बीच में, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, जो प्राकृतिक विज्ञान हैं या जो जीव हैं या कोशिकाएं हैं या कोशिका के जो भाग हैं बहुत प्रकार के, उनका ह्यूमन के जो बेहतरी के लिए जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, जो उत्पाद बनेंगे या जो सेवाएं होंगी, उसकी बेहतरी के लिए जो एक जो ब्रांच जो है वो क्या कर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि जीन को मैनिपुलेट करने की बात है। यहाँ पर होता है जीन का मैनिपुलेशन हो रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से हम डिज़ायर्ड जीन को जो है डाल दे रहे हैं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिट है। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम जीन मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। अगर कोई जीन हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, तो उस जीन को हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इस ब्रांच में आती हैं बेसिकली। ठीक है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने जो है इस ब्रांच में 4 चांस लगा दिए हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें जा करके कि किस प्रकार से जो है जो भी हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर देते हैं, किस प्रकार से फॉरेन DNA को हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, किस प्रकार से वेक्टर से मिल करके फिर बाद में जा करके उसकी क्लोनिंग के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो एक नाम आता है वो है पॉल बर्ग। पॉल बर्ग, कई बार इनको जो है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी जो है कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है जो मंकी वायरस है, ठीक है, इस मंकी वायरस को बेसिकली इसको हम कह देते हैं MV40 प्लस जो हमारा एक लैम्डा फेज में जो हम इसको लैम्डा वायरस भी कह देते हैं, इन दोनों जो जीन थे उनको आपस में मिलाया था। ठीक है, इन दोनों के जीन को आपस में मिलाया था, इसीलिए ये पहली बार ये काम हुआ था। 1972 के आसपास की ये बात है। तो वहाँ से जो है क्या हो गया कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल ब्रांच जो भी हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी की थी, ठीक है, अब ये जो पारंपरिक जो ब्रांच है बेसिकली, ये ब्रांच क्या है, क्योंकि हमें आपसे पहले भी कहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है वो बहुत पहले से इवॉल्व रही है। ठीक है, कई हजारों सालों से जो है बायोटेक या जैव प्रौद्योगिकी हमारे समाज में, हमारी दुनिया में ऑलरेडी है। चाहे वो दूध से दही बनने की बात हो, जहाँ पर आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस अपना काम करता है,
लैक्टोबैसिलस के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है। या हमारी जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है, फर्मेंटेशन हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है या स्टार्च का फर्मेंटेशन हो रहा है ग्लूकोज में और ईस्ट में, और उसके द्वारा फिर बाद में एथेनॉल बन रहा है, हमारा एथेनॉल बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, बियर बन रही हैं, वाइन्स बन रही हैं, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कह देते हैं, या C2H5OH, CH3CH2OH भी इसके नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सारा चीज़ें पहले से हो रही थी। इसके अलावा पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो हुई थी, पेनिसिलियम नोटेडम, आपको पता है कि पेनिसिलियम नोटेडम नामक फंगस से जो है इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, 1928 के आसपास की बात है। ठीक है, तो पहली एंटीबायोटिक जो है बनी थी, यानी कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट कर रही थी। अब मैंने क्यों इसको जो है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको मैं ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक और मॉडर्न बायोटेक में डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मॉडर्न बायोटेक की बात अभी मैंने आपसे कहा था कि पॉल बर्ग ने कहीं से स्टार्ट किया, जहाँ पर उसने 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीन को आपस में मिला दिया। ठीक है, एक मंकी के अंदर वो जीन था और दूसरा जो था वो एक बैक्टीरिया का जीन था, दोनों को मिला दिया। और इसीलिए कई बार मैंने अभी आपसे कहा कि ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एक और नाम इसमें बाद में अभी हम देखेंगे, डिस्कस जब हम करेंगे आगे जा करके, तो वहाँ पर बॉयर और कोहन का नाम आएगा। ठीक है, बॉयर और कोहन ने क्या किया था, बॉयर एंड कोहन। ठीक है, इन्होंने पहली बार क्या किया, इन्होंने एक जीन लिया, इन्होंने जो है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ठीक है, उसका एक जीन लिया। ठीक है, और वो जीन बेसिकली क्या था, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। ठीक है, तो उस जीन को जो है प्लाज्मिड से मिला करके, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, 2 डिफरेंट जीन्स को मिला करके उसकी फिर क्लोनिंग करके उसके आगे जो है उत्पाद या जो प्रोडक्ट्स हैं आगे प्राप्त किए। तो वहाँ पर जो है बॉयर और कोहन का नाम आता है। यानी इन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट किया डीएनए को, रिकॉम्बिनेशन बनाया। तो इनको जो है RDNA टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का तकनीक जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक जो है, उसका जो है जन्मदाता भी इनको कई बार कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो आपको पता है कि हमारे जो बच्चे जो नीट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पता है आप सबको। आप लोग इस डेट के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या अपने घरों में या अपने जहाँ पर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, 26 जुलाई, क्योंकि इस दिन आप लोग जो है नीट के लिए फाइट करेंगे, है ना। तो अगर मैं इसके एक दिन पहले 25 जुलाई और आज से 42 साल पहले चले जाऊँ 1978 में, तो इस दिन बायोटेक्नोलॉजी के जो फील्ड है 25 जुलाई 1978 में क्या हुआ था, एक चेंज आया था, बहुत बड़ा चेंज आया था जो ह्यूमन बायोलॉजी है उसमें। ठीक है, रॉबर्ट एडवर्ड्स एंड पैट्रिक स्टेप्टो, इन्होंने पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन 10% पॉपुलेशन जो थी, 10% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसकी एक समस्या थी इनफर्टिलिटी की। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रॉबर्ट एडवर्ड्स और पैट्रिक स्टेप्टो ने बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी जो प्रोसेसेस हैं, जो टूल्स हैं, उनका यूज़ किया और एक टेक्निक ईजाद करी जिसको आज हम जानते हैं IVF के नाम से। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है कि ह्यूमन एग सेल को फर्टिलाइज किया गया, ह्यूमन एग सेल को फर्टिलाइज किया गया, फर्टिलाइजेशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, जो हमारा जो बायोलॉजी थी या हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी थी उसमें एक पूरा परिवर्तन आया कि पहली बार क्या हो गया कि परख नली के अंदर शिशु को जो है पैदा किया गया, ह्यूमन एग को वहाँ पे फर्टिलाइज किया गया और यहाँ से जो है ये डिफरेंट डायमेंशंस मिले बायोटेक के फील्ड को। ठीक है, 1978 की बात आपसे मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा 1996 में, ठीक है, जब मैं भी खुद उस समय जो है क्लास 12th में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर क्या हो गया कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र की टेक्निक के द्वारा जो है पहला क्लोन तैयार किया गया। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र,
इस टेक्निक के द्वारा पहला क्लोन, जिसको बाद में डॉली नाम दे दिया गया, वो तैयार किया गया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा, ये भी क्या था, एक माइलस्टोन था जब हम बायोटेक की बात कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है अनफर्टिलाइज जो है oocyte में जो है ये सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र किया गया। किस में किया गया? अनफर्टिलाइज्ड oocyte। ठीक है, क्लोन बना। ठीक है, बाद में कई सारी चीज़ें उसमें जो लीगल इश्यूज़ आए, इस तरह के हमारे जो कई तरह की मान्यताएं जो थी वो खंडित होने की बात की गई बहुत सारे कोर्ट्स में, और उसके द्वारा जा करके इस पे फ़िलहाल जो है ह्यूमन क्लोनिंग को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस हुई, इसके बाद जो है यहीं पर हमारी जो मॉडर्न बायोटेक, यानी कि आपका जो 1970 1980 का जो एरा था, ये बहुत ज़्यादा क्या था, प्रोग्रेसिव था। ठीक है, जीन गन का भी यहाँ पर निर्माण हुआ, डिफरेंट बहुत सारी प्रोसेसेस यहाँ पर जा करके ईजाद हुई। ठीक है, जो हमारा जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला एरिया है वो भी यहाँ पर जा करके ओपन हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने आगे देखनी है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे बेसिकली, इसके बाद हमारा जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, हम लोगों ने जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको मैं GE भी कह दे रहा हूँ। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली जो है वो किस उस पर काम करें, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम आइसोलेट कर देते हैं, जो हमें डिज़ायर्ड जीन जो चाहिए उसका आइसोलेशन करते हैं। ठीक है, अब ये डिज़ायर्ड जीन हो सकता है, ये हमें किसी प्लांट सेल के अंदर है, या ये एनिमल सेल के अंदर है, किसी फंगल सेल के अंदर है, ठीक है, या किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल के जो भी बाहर की जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा और डिज़ायर्ड जो हमारा जो जीन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स इसमें जो है वो भाग लेते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, इन एंजाइम्स को हम लाइजिंग एंजाइम्स भी कह देते हैं, लाइजिंग एंजाइम्स भाग लेते हैं। माना कि जो हमारी जो डिज़ायर्ड जो जीन है वो किसी प्लांट सेल के अंदर है, तो हमें उसको जो है बाहर निकालना, यानी उसकी जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें सेलुलेज एंजाइम, क्योंकि आपको पता है कि जो उसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो उसके लिए सेलुलेज एंजाइम वहाँ पर अपना काम करेगा। ठीक है, अगर किसी सेल के अंदर लिपिड है तो आपको लाइपेज वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पर जो है काइटिन से बनी हुई आउटर मेम्ब्रेन है तो आपको काइटिनेज वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस प्रकार से अलग अलग जो आपका जो भी वहाँ पर जो मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा हमें, वहाँ से उसको आइसोलेट करने के लिए। आइसोलेट अगर हमने उसको कर दिया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी, इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी इसमें भाग लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट कर देते हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं कई बार। ठीक है, आणविक कैंची के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं, क्योंकि आइसोलेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से वेक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। होस्ट सेल, जिसमें जा करके हम इस जो हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है, जो हमारा वेक्टर हमने यहाँ पर जो है प्लाज्मिड वेक्टर होता है, बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और इस प्लाज्मिड्स में हम इस जीन को जो है जोड़ते हैं आपस में। बहुत सारे एंजाइम इसमें भी भाग लेंगे, हमारे लाइगेज एंजाइम भी यहाँ पर जो है भाग लेगा, और होस्ट में जाने के बाद फिर हम उसके बाद में क्लोनिंग करेंगे। ठीक है, फिर उसका जो है हम एज अ फैक्ट्री, मतलब वहाँ पर जो है प्रोडक्शन इस प्रकार से करेंगे कि वो हमारा जो बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो आगे को सस्टेन करें। ठीक है, तो ये और नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस, हमारी बहुत सारी प्रोसेसेस यहाँ पर हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो क्रॉप्स के ऊपर जो काम हो रहा है, ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा GMO, GMC एंड GMO। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे अभी हमने जब क्लोनिंग की बात, डॉली शीप जो है, भेड़ जो बनी थी जिसकी क्लोनिंग हुई थी, तो वो GMO था। अगर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करूं तो क्या हो रहा है कि अभी हमारा जो गोल्डन राइस बन रहा है, ठीक है, सुनहरा धान जिसको हम कह देते हैं, उसमें क्या हो गया कि जो ऐसा जीन डाला गया जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, हमारा जो क्रॉप है उसको उसके जो जीन में मॉडिफिकेशन किया, और जो अब यील्ड मिलेगी, जो पैदावार होगी, उससे किसानों को और जो यूज़ कर रहे हैं उनकी बॉडी में भी प्रॉपर नरिशमेंट जाएगा। तो ये जो है
जेनेटिकली मॉडिफाइड करने की जो प्रोसेस है चल रही है। इसके अलावा भी जो हमारे जो हम सीड्स वगैरह फॉर्मेशन वहाँ पर कर देते हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हों, वो पेस्ट या इंसेक्ट से जो है बचे रहें, ठीक है। तो इस तरह के जीन उसके अंदर डाले जाते हैं ताकि वो जो है अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करे, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर यूज़ ये होता है, और बेसिकली इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, जो हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल जो है मेन जिस्ट है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कीजिए। अब आपका जो ये टॉपिक चल रहे हैं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो है इसको अभी जिन तक इसकी पहुंच नहीं हो रही है उनके साथ भी शेयर करिए किसी माध्यम के द्वारा, ताकि हर किसी को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।